हाँ चलो। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो हम क्या पढ़े थे पिछली क्लास में? हमने पहला चैप्टर जो है 12th आरबीएससी में जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसका पहला चैप्टर अपन ने शुरू कर दिया था। तो उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? उसमें हम पढ़ चुके थे विद्युत द्विध्रुव, अक्ष पर, निरक्ष पर और उस पर बल तथा बल लागू। ठीक है, ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, तीनों आता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ नहीं पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में तो एक विद्युत द्विध्रुव सारा पढ़ लो, एक सारा पढ़ लो गाउस का नियम, बस। बाकी छोटे मोटे कुछ भी पढ़ना है तो मत पढ़ो। बात है किसी को लग रहा है कि भाई कम ही पढ़ना है, मेरे को पढ़ना तो वैसे पूरा इंपॉर्टेंट है, पर ये पढ़ोगे तो इससे आपको एक दो बड़े सवाल मिल जाएंगे। बात है समझ में? एक बड़ा सवाल इस चैप्टर से आएगा, एक बड़ा सवाल जो है अगले चैप्टर से आएगा। ठीक है, बाकी छोटे जिसको पूरे नंबर लाने वो तो पूरी तैयारी करेंगे। तो अपन ने एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सतत आवेश वितरण आज का अपना टॉपिक है। आज अपन पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण में देखें क्या है, आवेशों का वितरण पढ़ना। आवेशों का वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्लियर? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अगर कोई रेखा, रेखीय तार है, पतला तार है, उस पर आवेश है तो रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, अगर कोई मान के चलो एरिया है, किसी एरिया में अगर आवेश का वितरण है तो उसको कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है भाई। और तीसरा, किसी आयतन, पूरे के पूरे आयतन में है तो उसको क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। ठीक है भाई। तो आवेशों का वितरण 3 तरह का होता है, मैं लिख देता हूं इधर। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, मैं इसको हेडिंग डाल के सतत आवेश वितरण। ठीक है, ये 3 तरह का होता है। कितने तरीके का होगा? 3 तरीके का। कौन कौन सा? रेखीय आवेश वितरण, दूसरा कह दो पृष्ठीय या सतही, कुछ भी कह दो, तीसरा आयतनीय आवेश वितरण, है ना? ठीक है भाई। तो 3 तरह का आवेश का वितरण होता है। बात है समझ में? ठीक है, परिभाषा आती नहीं है, आएगी तो आप मन से बना सकते हो। यदि कोई पतला तार है या किसी रेखीय वस्तु पर आवेशों का यदि एक समान वितरण हो, क्या बोला मैंने? किसी रेखीय वस्तु, है ना, किसी रेखीय वस्तु की सतह पर आवेशों का एक समान वितरण। ठीक है, या किसी रेखीय वस्तु पर एक समान आवेशों का वितरण, उसे रेखीय सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ में आवेशों का वितरण हो तो पृष्ठीय सतत आवेश वितरण कहते हैं, और आयतन हो तो आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है भाई, कोई नहीं पूछेगा, 3 प्रकार का होता है। तीनों का एग्जाम्पल देखे तो यहाँ से अपने को सब समझ में आएगा, यहीं से अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी को देखते हुए अपन देखें तो ध्यान से देखिएगा, मैं इधर ही लिख दूं यहाँ पे आवेश घनत्व। क्या लिख रहा हूं मैं? आवेश घनत्व। इसी तरह आवेश घनत्व भी 3 प्रकार का होता है। ऐसे सीधा टेबल ही बना देना, ठीक है ना? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, और तीसरा है आयतनीय आवेश घनत्व। ठीक है, क्लियर भाई? आयतनीय या आयतनीय आवेश घनत्व, यहाँ तक ठीक है भाई? क्लियर? 3 तरह का है, जैसे वो नाम वैसे ही इनके 3। ये तो ऐसे ही परिभाषा है, ये भौतिक राशियां है तीनों। क्या है? घनत्व आ गए ना तीनों, तो ये तीनों क्या है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां है तो इनके सूत्र भी होंगे, भौतिक राशियां है तो इनके मात्रक भी होंगे। बात आ रही समझ में? अरे क्लियर है कि नहीं है? बात आ रही समझ में? तो ये तो परिभाषा है कि कैसे वितरित होते हैं, तो इनको तो भले हेडिंग डाल के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखना आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? रेखीय आवेश घनत्व में क्या करेंगे? इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से करते हैं और इसको रो से करते हैं। तीनों पता होने चाहिए पहले। क्या क्या? इसको लैम्बडा से, इसको सिग्मा से, इसको रो से। अब देखिए होता क्या है, क्लियर? आवेश इसमें होगा रेखा में, है ना? तो कैसा आवेश? थोड़ा आवेश किस पर? रेखा पर, लंबाई पर। तो लंबाई को मैं एल मानूं या डीएल मानूं, एक की बात है। ठीक है, तो मैं इसको डीएल बोल दूं, चलेगा? क्लियर? इसको मैं क्या बोल दूं? थोड़ा आवेश डेल्टा क्यू बटा एरिया, मतलब डेल्टा एस या ए, जो भी लिखा हुआ है एस। ठीक है, और रो मतलब
डेल्टा थोड़ा आवेश बट्टा वॉल्यूम। अरे क्लियर, इसमें आवेश वॉल्यूम में होगा, इसमें आवेश सतह में होगा, इसमें आवेश रेखा में होगा, लंबाई में होगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो रेखीय आवेश घनत्व इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एल इसका सूत्र है। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा एस इसका सूत्र है। ए भी लिख सकते हैं, एरिया, मैंने बताया एस भी एरिया है, ए भी एरिया है। डेल्टा क्यू बटा डेल्टा वी वॉल्यूम के लिए। ठीक है भाई, क्लियर। अब क्या है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा यहीं से बनाए तो क्या बनाएंगे, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को, ठीक है, किसी रेखीय वस्तु के प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बना लोगे, ऐसे परिभाषा बनानी है। ठीक है, और ऐसे ही क्या, किसी सतही वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को, एक समान रूप से वितरित आवेश को, ठीक है भाई, वैसे लिखो, इतना तो लिखो। यहाँ तक जल्दी से लिखो, फिर इनकी परिभाषाएं हैं, अपन ऐसे ऐसे ही लिखेंगे, तो इसको खुला खुला लिखना, इसी के नीचे इसकी छोटी छोटी परिभाषाएं लिख देंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, वो देना उधर से। लिखा, लिखा यहाँ तक। चलो, तो अपन इसको आगे अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जब किसी, सुनते जाना, जब किसी वस्तु या जब किसी आवेश का वितरण रेखा में होता है, किसमें होता है, रेखा में होता है, रेखीय मतलब रेखा में होता है, तो उसके प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है भाई, पहले सूत्र लिखना फिर परिभाषा लिखना ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई के वितरित आवेश को कहते हैं। लिखो, इसी को लिखो, फिर इसी से मैं सब कुछ चेंज करवाऊंगा, है ना, ध्यान रखना। ये लिखो रेखा, ठीक है, फिर एक बार अपन रेखा की जगह क्या लिखेंगे, पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ में हो, वितरण पृष्ठ पे हो, है ना, और इसके बाद आयतन आएगा तो क्या लिखेंगे, आयतन में हो। ठीक है भाई, इसी से मैं परिभाषा बना रहा हूँ तीनों। ठीक है, एक बार परिभाषा में ये लिखो, इसकी परिभाषा में क्या लिखोगे, ऊपर पृष्ठ, फिर वापस लाइन यही, उसके प्रति एकांक पृष्ठ में या प्रति एकांक क्षेत्रफल में, है ना। अरे क्लियर, लिखो पहले परिभाषा, ये तो लिखो, जल्दी से लिखो, इसी से परिभाषा बना लेंगे अपन, थोड़ा फास्ट हाथ चलाओ, तीनों की परिभाषा आएगी, पेपर में बहुत रेयर पूछी जाती है, ये तो वैसे ही नहीं पूछा जाता कभी, कोई मतलब नहीं है इसका।
तीनों की परिभाषा लिख लो। एक में रेखा को, इसमें एक लंबाई को चेंज करो बस। और ये तीन शब्द चेंज करने तीनों परिभाषाओं में, तीनों चेंज हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। दूसरे में पृष्ठ पृष्ठ और पृष्ठ आ जाएगा, और तीसरे में आयतन 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 आएगा। तीनों की जगह सेम वर्ड लिख दो बस। हो गया, चलें बढ़े आगे। हाँ, भले अगर जगह वहाँ नहीं हो तो थोड़ा नीचे लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। पर ये है कि इतना टॉपिक है, आपको देखते समझ में आएगा। तीन तरह के होते हैं, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसको और अच्छा बनाता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखेगा। इसको आप साइड में ऐसे भी लिख सकते हो, ds बटा dl। इसको क्या लिख सकते हो? हाँ, dq। ये dq बटा dl, dq बटा ds, और ये हो जाएगा dq बटा dv, ठीक है। डी में भी लिख दो, ताकि अपने आगे काम जहां जरूरत जैसा पड़ेगा वैसा उपयोग में ले लेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है। फॉर्मूले फॉर्मूले काम के, आगे डेरिवेशन जो होगा उसमें ये बहुत काम आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, ये चित्र बने हुए हैं, ये भले ही घर पे बनाने, तो इसमें साइड में आपको जगह लगे तो बना देना कोई, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो डेल्टा क्यू इधर पड़ा है तो एल लैम्बडा डेल्टा एल हो जाएगा। अरे क्लियर, पर आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला यही याद रहेगा, भूल जाओगे नहीं तो। दूसरे में लिख दिया आयतन पृष्ठ 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 आयतन 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 लिख दिया, तीनों गोले जहां मैंने किए थे। तो आपको अब याद करना है, तब भी ऐसे याद करना है, एक ही याद करना है, उसमें आपको पता होना चाहिए तीन शब्द चेंज करने, ऐसे ही याद करना है, ठीक है ना। तो एक के साथ दो फ्री वाली बात है, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं, अब मेरे कोई काम का नहीं है, हटा दूं, ठीक है, गया। अब देखते जाओ, ठीक है। अब ये होता कहाँ का है, इसके तीनों को उदाहरण लिख लो, ये रह गया थोड़ा सा। इसके नीचे तीनों के उदाहरण लिख दो। पहला, पतले तार पर आवेश वितरण, तीनों के ऐसे नीचे नीचे लिखते जाना, आवेश वितरण, ठीक है। दूसरे का, खोखला गोला, खोखले गोले, कॉमा, चालक गोले, कॉमा, चालक सीट, चालक आयताकार सीट, सीट पर आवेश वितरण, ठीक है। दूसरा का उदाहरण हो गया। तीसरे का, ठोस कुचालक गोला, ठोस कुचालक गोला। ये तीनों के तीन उदाहरण याद करना, इसी पे आगे डेरिवेशन करने हैं अपने को। पतले तार पर आवेश वितरण, खोखले गोले, चालक गोले व चालक आयताकार सीट पर आवेश वितरण, ठोस कुचालक गोले पर एक समान आवेश वितरण। क्लियर? ठीक है। यहाँ एक पॉइंट बना के और चीज लिखेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। रेड लाइन से ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेड लाइन से ऊपर नोट। और नोट कितने का है भाई? 5,000 का, ठीक है। मोदी जी अभी छापेंगे इसको। क्या है इसमें, क्या लिखेंगे अपन? ठोस चालक गोले को, सुनना, ठोस चालक गोले को
दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। अर्थात चालक के आयतन में, चालक के संपूर्ण आयतन में लिखना, संपूर्ण आयतन में आवेश नहीं रहता है। ऐसा क्यों? इसका कारण अगर लिखना थोड़ा सा है, कहीं भी लिख दो। पहला कारण न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, पहला कारण है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं LPE, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, LPE। और दूसरा कारण यहाँ लिख रहा हूँ प्रतिकर्षण। लिखो लिखो जल्दी लिखो, बात मत करो यार। हाँ तो मैं बोल तो रहा था साथ में, जल्दी लिखो। ठोस चालक गोले, अब नई टेक्नोलॉजी आएगी जिसमें मिस्टर इंडिया टीचर दिखेगा ही नहीं और अपने आप मार्केट चलता रहेगा, ऐसा करेंगे और तो क्या करें। हम लिखेंगे तो हम तो आएंगे बीच में। ठोस चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, अर्थात चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश नहीं रहता है। क्यों होता है? न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के कारण, या दूसरा कह सकते हैं प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है, करो भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से अपन ने इसको लिख लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत सबको? ये देखो, ये चीज समझ में आई ना तो आगे का डेरिवेशन समझ में आएंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये की टेक्नोलॉजी बची है, इधर जैसे लिखे टीचर ऐसे चुटकी बजाए तुम्हारी कॉपी में छप जाए, है ना, तुम्हें बड़े मजे आ जाए फिर तो, है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, ये समझ में आया? ये 5,000 का नोट है भाई, प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है, ये पॉइंट, दो कारण है ना, पहला कारण न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, या दूसरा कारण है प्रतिकर्षण के कारण। क्या इसका कहने का मतलब क्या, ये बता दो, आगे अपने को दिक्कत नहीं होगी, मैं सारे यहाँ बता देता हूँ। देखो, पतले तार के कारण, ये अपना एक डेरिवेशन है, सुनते जाना। ठीक है, गाउस का नियम में एक डेरिवेशन है, उसमें पतले तार का ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। कौन सा? जो अभी अपन ने लिखा था ना, लैम्बडा वाला। ठीक है, वो काम आएगा, सुनते जाना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, एक खोखले गोले का डेरिवेशन है, एक खोखले गोले का नहीं है, आयताकार सीट वाला है। ठीक है, तो एक आयताकार सीट वाला है, चालक आयताकार सीट है उसके कारण है। और एक है ये ठोस कुचालक गोला। ठीक है, और एक ये भी है चालक गोला, मतलब ये उदाहरण में है, मतलब टोटल 4 डेरिवेशन हो गई। ये किसमें है? उदाहरण में, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? एक इसका और दो इसके और एक इसका, कितने हो गए टोटल? 4 डेरिवेशन। 4 डेरिवेशन करने अपने को। ठीक है, पिछले साल कितने थे? 5, अब हट गया एक। ठीक है, कर दूं, हटा दूं? चलो बढ़ते हैं आगे, हटा रहा हूँ। समझ में आया मैंने क्या कहा? वो गोला जब आएगा तब अपन देख लेंगे, नहीं अभी। ठीक है, ये सारी कहानी वही लिखी हुई है, अपने को कोई इतना इतना जितना आएगा उतना। ठीक है, अब इसने क्या किया? विद्युत क्षेत्र। अब क्या लिखा है इसने? विद्युत क्षेत्र के सूत्र तो बना लो, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इधर इधर बना देता हूँ। ठीक है, आपको समझाता हूँ। ठीक है, अरे काम, इधर देखना। देखो जो काम, देखो जो लग रहा है ना, इतनी सारी कहानी पढ़ोगे ना, इतनी करना तो दिमाग में घुसेगी ना, कुछ करना। किताब पढ़िए, रीडिंग लगा लेना, पर जो काम काम की चीज़ में नोट्स में लिखा रहा हो ना, वो तो दिमाग में घुस जानी चाहिए। ऐसी घुसनी चाहिए कि बस जैसे तुम्हें किसी ने खजाना बताया हो। ठीक है, आवेश वितरण के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, 3 कर लूँ, इसके 3 भाग इधर से कर लो, क्योंकि हटा देंगे फिर तो क्या है। ठीक है, ऐसे लिख देना, आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आज जैसे राइटिंग, कल से जमा जमा के लिखेंगे। ठीक है, पहला रेखीय
आवेश वितरण या आवेश घनत्व के कारण, रेखीय आवेश घनत्व के कारण। दूसरा कौन सा हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? आयतन आवेश, आयतनीय आवेश घनत्व कारण, ठीक है भाई, क्लियर? बोलो हाँ ना, बोल, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, अब इसके साथ मैं क्या करूँ, मैं इधर एक सूत्र लिखता हूँ, E बराबर 1/4πε0, ठीक है, आर स्क्वायर आर कैप, ऐसे था, ऐसे था। और इधर क्या था? आवेश क्यू, क्यों था? क्यों था? अरे था कि नहीं था? तो ये देखो, मैंने इसके पास में विद्युत क्षेत्र बोला तो मैंने इसका सूत्र लिखा, ठीक है। अभी देखो खुद पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, अब देखना इसको कैसे समझ रहे हो। मैंने कहा इस क्यू की जगह अगर थोड़ा आवेश है, सुनना ध्यान से, थोड़ा आवेश है डी, तो मैं इसको डी क्यू लिख सकता हूँ। तो मैं इधर विद्युत क्षेत्र को डी कर सकता हूँ, थोड़ा आवेश है थोड़ा विद्युत क्षेत्र। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो, क्या? हाँ ये भले ये लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। सदिश है जरूरी है, कैप लगाए तो लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। अब देखो, अब अपन आ जाते हैं भाई डी ई, या ऊपर ही लिखा हुआ पड़ा है ना, चलो बार बार मैं नहीं लिख रहा, ऊपर लिखा हुआ पड़ा है। तो अब मैं क्या करूँ, डी क्यू का मान रख देता हूँ इसमें, ठीक है, क्लियर? अरे बात आ रही नहीं आ रही समझ में? तो भले अगर आपको तीनों में लिखना है तो भले तीनों में इसको छाप देना, ठीक है, इसको। हाँ चलो, सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इसमें, ठीक है। किताब ने भी नहीं लगाया, अपन भी नहीं लगाते। ये हो गया आर स्क्वायर आर कैप। और आप बताओ डी क्यू कितना होता है? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इधर जगह छोड़ी नहीं मैंने। तो डी क्यू बराबर लेमड़ा डी एल। अरे पीछे अभी सूत्र देखा था, उससे लेमड़ा डी एल होगा, तो बस यहाँ से लेमड़ा डी एल आ जाएगा। आया कि नहीं आया? फिर इसमें क्या हो जाएगा? 1/4πε0 आर बट्टे में आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा डी एस। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? अरे होगा क्या बताओ? रो डीवी। अरे होगा कि नहीं होगा? छापो इसको, ये इतना ही छापो जल्दी से, ये सूत्र ऊपर लिख देना, और यहाँ डी क्यू लिख देना, यहाँ लिख देना डी क्यू बराबर, ये नीचे लिखना, मैंने क्या बी, डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस, और डी क्यू बराबर रो डी वी, ठीक है। ये इसके नीचे लिखना है, बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। ये तीनों लिखो, टेबल बना बना के करो, जितना टेबल बनाओगे उतना समझ में अच्छे से आएगा। बस टेबल देखी, दिमाग में बैठा, खत्म। अब इसको नामकरण देना है ना, तो नाम दे दो भले, एक समीकरण, इसको दिया दो समीकरण, और ये कौन सी हो गई? तीन। अरे इधर देखो, इसके अगर डेरिवेशन आ जाए, अरे मेरी बात सुनो, देखो अपने इतना लिखा, इससे बड़ा सवाल बनाना कैसे बनेंगे? देखो, आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, ये नाम बता दिए। इन तीनों के कारण क्या होता है? आवेश के एक छोटे से हिस्से के कारण या अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। तो चूंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, पूरा सूत्र लिख दिया। अल्प आवेश डी क्यू के कारण क्या होगा? डी बराबर ये होगा, ये फॉर्मूला बना दिया। चूंकि हम जानते हैं रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व में डी क्यू बराबर ये होता है, समीकरण 2 हो गई, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर ही होगी। एक डेरिवेशन बना कि नहीं बना? छोटा 7-8 लाइन का अपना डेरिवेशन मिल जाएगा। तो छोटा ज्यादा कम ज्यादा करना अपने को आना चाहिए, ठीक है, क्लियर? पेपर में नहीं आएगा लेकिन आना चाहिए अपने को। 1 2 3 हो गए, इसको भी कर दिया 2, ये हो गई समीकरण 3, ये हो गया 2, ये हो गई 3, और 1 तो सब में आएगी आएगी। लिखो इसको, जल्दी लिखो। नोट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए कि भाई कम से कम 2-3 वन पेज को आप एक पेज में कर दो शॉर्ट, ताकि पढ़ने में आपके लिए आसान रहे।
हो गया, चलें आगे बढ़े। चलो ये हो गया। चलो भाई अब देखो इधर नेक्स्ट, ये हटा दिया, ये हो गया भाई। अब कौन सा नियम आया भाई? गाउस का नियम। हेडिंग डालो गाउस का नियम। ठीक है, ठीक है। अब देखो गाउस के नियम का क्या करेंगे अपन, कथन लिखेंगे। तो गाउस का नियम डाल दी हेडिंग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखते जाओ साथ में। गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध या बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 या बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 का मान उस बंद पृष्ठ से निर्गत के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। इतना लिख दो, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अर्थात बीजगणित योग के बाद यहां लिख सकते हो समेसन क्यू। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे लिख दो, जल्दी से लिखो, पढ़ लेता हूँ, उसमें लोगो आ रहा है। गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध, ठीक है, आवेशों के बीजगणितीय योग समेसन क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, बन गई परिभाषा। ठीक है भाई, क्या है? किसी, सुनना, गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, सुनते जाना भाई, इधर सुनना। गाउस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान निर्गत, ये यहाँ कुल वर्ड भी डाल देना एक। ठीक है, डाल दो डाल दो। ठीक है, कुल डाल देना, कुल फ्लक्स का मान। ठीक है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई बराबर समेसन क्यू गुणा 1/ε0, आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भाई, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बीजगणितीय आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अरे ठीक है कि नहीं है, एक ही परिभाषा यार, कैसे बोलो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर भी यहाँ तक? ठीक है, चलो ये हो गया। अब आ जाओ अपन इसमें पढ़ते हैं, क्या है। क्लियर है यहाँ तक सबको भाई? इधर क्लास वाले, कैमरे वाले सारे देख लेना। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की अवधारणा के सरल अनुप्रयोग के रूप में आइए किसी आर त्रिज्या के ऐसे गोले जिसके केंद्र पर विद्युत कोई बिंदु आवेश क्यू परिबद्ध से गुजरने वाले कुल फ्लक्स पर विचार करें। चित्र में दर्शाने अनुसार ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये फ्लक्स के मान इसने बताया। तो अब देखो, अब ये सूत्र गाउस का नियम हो गया। अब हेडिंग डालो गाउस के नियम की उत्पत्ति। अब लिखो गाउस के नियम की उत्पत्ति। आठ 8.854 इतना ही होता है। ठीक है, मात्रक वात्रक वो निकाल लेंगे ना अपन, मात्रक याद मत रखना कभी। मात्रक कैसे करेंगे, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, ये होता है। तो अगर इसका मात्रक निकालना है तो मैं इसको उधर भेज दूं, बल को इधर भेज दूं।
एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बल, और 4 पाई तो पढ़ा ही है, चलो छोड़ो, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, अब क्या आया, कूलॉम स्क्वायर तो सी स्क्वायर, बल मतलब न्यूटन स्क्वायर, और आर मतलब मीटर स्क्वायर। मैं कि देखो, ना तो मैं रटता हूँ ना मैं रटवाने पे विश्वास करता हूँ। देखो सीधी सी बात है, अपना कॉन्सेप्ट ये है कि अपने को सूत्र पता है, थोड़ा सा समय लगेगा, सूत्र लिख के इधर उधर करके निकालूंगा तो मैं सही निकालूंगा। और मैं तुक्के में मान के चलो, मान के चलो बल ऊपर लिख दिया न्यूटन, नीचे लिख दिया, हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, तो मेरा गलत हो गया। मैंने अगर याद ही किया, मान लो चलो मैंने मात्रक याद ही किया, और मुझे मान के चलो मुझे इसके का याद रह गया, ठीक है, तो हमने कहा यार क्या था, बल था, मीटर स्क्वायर था, और कूलॉम स्क्वायर था, तो मैंने मान के चलो ऐसे लिख दिया, मान के चलो मेरे को ये याद रह गया, मान लो, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, बात है समझ में, क्लियर। और मान के चलो इसका उल्टा कर दे, ठीक है, तो सही आ जाए नहीं आ जाए, तो मेरे को पता है कि मेरा सूत्र है, सूत्र तो हमेशा सही, देखो सूत्र तो अपन प्रैक्टिकल यूज करते हैं, तो सूत्र यूज करेंगे। अब मुझे F बराबर ma का तुम पूछोगे ना कि बल का सर ऐसा ही मात्रक बताओ, तो मैं बल का तो बता दूं न्यूटन। आप कहोगे सर किलो विलो में बताओ, तो मैं किलो विलो में मुझे नहीं आता, मुझे क्या आता है, मुझे ये पता है, क्या पता है, F बराबर ma है, और F होता है kg, और इसका तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लो ये आ गया, यही न्यूटन होता है। और चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, भले ही 5-10 सेकंड ज्यादा लगे, एक उसूल बना लो, 5-10 सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन चीज सही आनी चाहिए, बात है समझ में, ये चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो कि भले समय ज्यादा लगे, थोड़ा सा क्या करना है, हमेशा फिजिक्स का, आज फिजिक्स क्लास में बैठो, 11 तुमने कैसे पढ़ी मुझे नहीं पता, पहला उसूल ध्यान रखना, दो चीजें हैं, एक है एक्यूरेसी, ठीक है, और दूसरी है स्पीड, क्या है, स्पीड, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, दो चीजें हैं दुनिया में, क्या है, एक है एक्यूरेसी, एक है स्पीड, ठीक है, बात है समझ में। अपन गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो पहले दिन के स्पीड में चलाते हैं, नहीं तो बचीड़ हो जाता है ना, क्या होता है, बचीड़ हो जाता है, दिक्कत विक्कत हो जाती है, होती ही नहीं होती है, ज्यादा स्पीड में चलाते, सीखे नहीं उससे पहले, है साइकिल तेज चलाई, तो पहले क्या आनी चाहिए, उसकी एक्यूरेसी। पहले आप क्या करो, चीज कोई भी चीज, नई चीज सीखो, धीरे धीरे सीखो, ये हमेशा ध्यान रखना, फिर क्या बढ़ाओ, फिर उसकी स्पीड बढ़ाओ। अरे बात आ रही समझ में, मतलब कोई सवाल, आप पहले तो सवाल आता ही नहीं है, बात खत्म होगी तो स्पीड क्या करेगी, पहले कोई सवाल भले मैं तो कह रहा हूँ 10 मिनट में कर लूँ, भले 5 मिनट का सवाल है, फिर धीरे धीरे इसका टाइम डिक्रीज करके इसको 3-4 मिनट पे ले आओ, फिर 1-2 मिनट पे ले आओ, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। शुरू शुरू में जल्दबाजी में स्पीड पकड़ी तो क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, और सवाल जब गलत होगा तो अपनी एक्यूरेसी रहेगी नहीं। कोई होता है ना, नई नई बाइक सीखता है और स्पीड में चलाता है, एक दिन बचीड़ लिया, हड्डियाँ टूट गई, फिर अगली बार घर वाले कहते हैं रहने दे, ठीक है, कहते नहीं कहते, तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है, आपका खुद का भी हो जाता है, क्योंकि वो महीने भर की बेड रेस्ट, ठीक है, वो दर्द वो सहन नहीं होता, तो इसलिए हमेशा पहले क्या आनी चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए, फिर आनी चाहिए स्पीड, ठीक है, दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी। पहले चीज को कभी भी करना है, सही करना, टारगेट होना चाहिए, सही होनी चाहिए, टाइम भले कितना ही लगे, ठीक है, फिर उसका टाइम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो डिक्रीज होगा टाइम, तो स्पीड बन जाएगी अपनी। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, अब देखो क्या है, लिखो, गाउस की उत्पत्ति लिखना है, चित्रानुसार, पहले गोला अपन बनाएंगे साइड में जगह, पहले अपन लिख ऐसे लिख, चित्रानुसार लिखो, चित्रानुसार आर त्रिज्या के गोले के केंद्र पर, ऐसे लिखना, चित्रानुसार आर त्रिज्या के, ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखना, चित्रानुसार आर त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ, क्या लिखोगे, गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर यार क्या लिखे इसको, गोला ही लिखे क्या, गोला ही लिख दो चलो, स्लैश आर त्रिज्या के गाउसी पृष्ठ स्लैश करके गोला भी लिख दो, स्लैश गोला के केंद्र पर, स्लैश गोला के केंद्र पर कोई बिंदु आवेश Q रखा है,
और आवेश Q के कारण इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है। संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई है, मान लो संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई है। लैंग्वेज बना बना के लिखते हैं, ठीक है। अब लिखना, अगली लाइन से लिखना, ठीक है। माना इस गोले के अल्पांश क्षेत्रफल ds लिखना आप है, अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये पूरा एज इट इज ऐसे लिख दो, विद्युत फ्लक्स। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर इधर वाला लिखते रहना, डी फाई बराबर, ठीक है, ई डॉट डी एस, समीकरण 1 लिखते जाओ भाई जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 साइड में लिखना, साइड में आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो समीकरण 1 साइड में लिखना पूरा, ठीक है। चूंकि गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, अतः E बराबर वन अपॉन 4πε0 Q बट्टा R स्क्वायर, ठीक है, R कैप। सदिश फॉर्म में ये पूरा एज इट इज लिखो। समझ में आया? अब क्या लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे, डी फाई बराबर Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर R कैप डॉट डी एस, ठीक है, लिखो। अरे किसी को दिक्कत है क्या? बस समझा दूंगा वापस, अभी यहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी चित्र बनाओ साइड में। ऐसा कैसा चित्र बना दो। इस संडे तुम्हारा टेस्ट रहेगा भाई, ध्यान रखना, जितना पढ़ा है उसका। संडे तो दे दोगे टेस्ट? कल भी कल तो वैसे छुट्टी यहाँ नहीं होगी, वैसे रक्षाबंधन है तो कल दो टेस्ट। हाँ संडे को ही है, रक्षाबंधन की छुट्टी रखनी पड़ेगी। कल का बताओ मेरे को, कल छुट्टी है ना तुम्हारे? मंडे को दे दोगे? हैं, चलो मंडे ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये दो घटक ऐसे बना लेना, ठीक है ना। ये ई घटक है, डीएस घटक है, ठीक है। ये देखो, ये जो डीएस है ना, ये क्या है, कौन सा क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल सदिश है, क्या है? क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है, तल के लंबवत। अरे क्लियर है कि नहीं है? देखो ये जो तल है, सुनना, ये आवेश है, देखा, इस आवेश से विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, और इतना हिस्सा मान के चलो मैंने ले लिया यहाँ पे अल्पांश डीएस, पूरा तो ऐसे पर मैंने डीएस लिया, इसका एरिया सदिश भी तो इधर ही होगा, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत चित्र से स्पष्ट है कि, सुनना, त्रिज्य सदिश आर कैप व
क्षेत्रफल सदिश ds एक ही दिशा में है। ठीक है भाई, अरे क्लियर है कि नहीं है? और इस डॉट का मतलब क्या है अभी? कॉस। तो अभी इसको लिखते हैं डी फाई इक्वल्स टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, चलो तो मैं सिर्फ इतना ही मान निकालता हूँ ना, आर कैप डॉट डी एस, बाकी तो छोड़ दूँ, ठीक है ना? अरे इसी का मान निकाल देता हूँ ना भाई, ये तो अलग है, ये तो नियतांक हो गया, गुणा तो इन दोनों का ही हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूँ, आर कैप को क्या लिखूँ, 1, ds को क्या लिखूँ, ds कॉस कौन सा, 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो 1 ds इंटू 1 बराबर क्या आया, ds, समीकरण 4। ठीक है, क्लियर? अतः, अरे लिखने के तरीके बहुत हो सकते हैं, ठीक है, उसका लोड मत लेना। कौन है रे भाई? डी क्यू बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, 5। यहाँ तक किसी को तकलीफ? ठीक है, अरे अपन कर किस लिए रहे, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। गाउस का नियम देखा था ना अपन ने, क्या देखा था बताओ, समेशन क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट देखा था। और यहाँ पे समेशन क्यू में केंद्र पे एक ही आवेश है, तो आंसर क्या आएगा अपना, पाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, आना चाहिए, एक ही आवेश है, बरीपद क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, अपने को लाना है। अब यहाँ तक हो गया, अब क्या करेंगे अपन, समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स देखते जाना भाई बच्चों, अभी मजा आएगा आपको। ये हो जाएगा पाई, और ये देखो ये क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, ये तो सब नियत है। बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे ds बचेगा। अरे समाकलन सिर्फ किसका होगा, ds का होगा। अरे इस डी फाई का समाकलन करने के फाई आ जाएगा। लिखना चाहो तो एक स्टेप और लिख दो, एक बार समाकलन का चिन्ह लगाओ, आगे आगे फाई लिखो, एक ही बात है। क्यू ये एज इट इज, ये तो नियतांक है, देखो आर त्रिज्या नियत है, क्यू आवेश नियत है, सब नियत है, बाहर आ गया। अब ये बचा, क्लियर? ये क्या है, ds, तो अब यहाँ से निकालता हूँ, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन ds गोले का क्षेत्रफल है, किसका, और वो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये गया समीकरण 7। तो समीकरण 6 व 7 से किससे, 6 व 7 से, तो फाई कितना आ जाएगा, क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखना ध्यान से, मार्कर लूँ दूसरा तभी आपको समझ में आएगा। 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो आंसर कितना आया, पाई बराबर क्यू बट्टा, रहा कि नहीं आएगा उसका नियम, आ गया ना? तो बस यही तो अपन चाहते थे, 8 और ये 9, करो भाई, 9 समीकरण में खत्म होगा उसका नियम। और बुलाया नहीं, नेटवर्क जाए नहीं आज, क्यों? ऐसे तो फिर कैसे भेज जमेगा?
धारावाहिक धारावाहिक पूरी